अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आए हैं और नौ मुंतखब मेंबरान असम्बली से उन्होंने खिताब किया है। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की है और साथ ही साथ जो मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत है उसकी तारीफ़ भी की है और उसकी कारकर्दगी भी गिनवाई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह खबर दी है कि तरक्की का सफ़र फिर से शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अपने जो सियासी हरीफ हैं और बिलखुसूस जो पीटीआई है, बानी पीटीआई हैं, उन पर उन्होंने तनकीद भी की है। ऐसे वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं, एक्टिव हुए हैं जब ज़िमनी इंतखाबात में उनकी जमात को कामयाबी नसीब हुई है। बुनियादी सवाल ये है कि पिछले 2-2.5 सालों से जिस तरह उनका एक तौर रहा है कि वो ऑफ एंड ऑन ही जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें शिरकत करते रहे हैं, क्या अब मुस्तकिल तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्टिव होंगे? आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गुज़श्ता शब रात गए तक जो धरना है वो पीटीआई के लोगों का, बानी पीटीआई की हमशीरा जो हैं उनका जारी रहा और फिर ये धरना ख़त्म कर दिया गया। जो कुछ इत्तलात है उसके मुताबिक कि जो आइंदा मंगल का रोज़ है उस रोज़ मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है जिसकी बेस पे धरना ख़त्म किया गया है। बहरहाल इस मामले की हकीकत क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लेबर फोर्स है उसका एक सर्वे आया है और वो हैरानकुन इसलिए है कि जो बेरोज़गारी की शरह है वो 7.1% तक पहुँच चुकी है और सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी देखी जा रही है वो सनती शोबे में देखी जा रही है। उसके बाद ज़राअत का नंबर है और फिर जो सर्विसेज हैं उसमें सबसे कम बेरोज़गारी है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें सीनियर एंकर पर्सन और सीनियरिस्ट मुनीब फ़ारूक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, मियाँ साहब आए हैं, ये उनकी आमद जो है वो आप समझते हैं कि अब मुस्तकिल बुनियादों पर रहेगी या पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह वो ऑफ एंड ऑन सामने आते हैं वो सिलसिला रहेगा? मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मियाँ साहब की ये रूनुमाई जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग में जो एतमाद आया है कि जी अब हम वो जो शिकस्त होती थी और खौफ होता था और पीटीआई का डर होता था वो नहीं बरकरार नहीं रहा, तो अब मियाँ साहब को बाहर आना चाहिए और कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। अपने अरकान असम्बली से जो नौ मुंतखब में मिलना भी चाहिए, कोई बात भी करनी चाहिए। अब देखना ये है कि आज की मुलाकात के बाद वो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें शरीक होते हैं, वहाँ कोई मीडिया टॉक करते हैं, वहाँ अरकान असम्बली से अलग से मुलाकातें करते हैं। यहाँ पंजाब में उनकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी हमने पूरे पंजाब और मुल्क के दौरे का प्रोग्राम बनाया है और वो तारीखें भी अनाउंस हो गई थी। फिर बलूचिस्तान भी जाना था मियाँ साहब ने, लेकिन वो फिर कहीं भी नहीं गए। तो अब भी अगर ऐसा है तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि ये सिर्फ़ अरकान असम्बली, नौ मुंतखब अरकान असम्बली तक मुलाकात होगी और मरियम बीबी की ख्वाहिश होती थी कभी कभी मियाँ साहब मंजर-ए-आम पर आ जाएँ, क्योंकि आम तासुर अब ये बन गया है। उनके अपने अरकान असम्बली भी कहते हैं, करीबी दोस्त भी, कि मियाँ साहब का जो बोलना है उससे बाज़ लोग मुस्लिम लीग के अंदर ऐसे हैं जो खौफज़दा रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुलाकातें नहीं करवाई जाती। जी सही। अब ये जो खौफ है ख़त्म हो गया है या नहीं, ये अगले चंद दिनों में देखते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है मुनीब फ़ारूक साहब से भी पूछ लेते हैं कि ये उनका तशरीफ़ लाना वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली से मुलाकात करना, ये एक नए सिरे से वो फ़ाल हो रहे हैं या ज़िमनी इलेक्शन की वजह से उनके अंदर जो कामयाबी हुई उसमें उनका खुद एतमादी बढ़ी है, या ये सिर्फ वक्ती मामला है? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके तज्जिए कोई सवाल की शक्ल जो आपने फरमाया, अगर मैं उसको दुरुस्त समझ पाया हूँ। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त पार्टी के अंदर या पार्टी उनके हवाले से जो है एक मकाम उनका रखती है, देखिए पार्टी की मलकियत या पार्टी के ऊपर नाम तो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो जो एक्टिव मामलात हैं उनसे कोसों दूर रहे हैं। जहां ताल्लुक उसका इस्लामाबाद की हुकूमत से हो, अपनी साहबजादी की हुकूमत को वो शायद कुछ मशवरे देते रहे हैं और देते रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब इन मामलात से खुद को उन्होंने दूर रखा है। उनकी ताज़ा तरीन जो आमद थी वो कहाँ थी
जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम को वोटिंग होनी थी, और आपको भी पता है कि उसके दो कंपोनेंट्स थे जिनकी बड़ी अहमियत थी। जहां 243 के अंदर अमेंडमेंट थी, वहीं एक नया आईनी अदालत बननी थी, वहां मियां नवाज शरीफ साहब का मौजूद होना उसकी अहमियत थी। और आपको पता है फिर 243 के तवसुत से फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम की गई। तो उससे जो जाहिर होता है वो ये कि ये गुफ्तगू बहुत से PMLN के जो दोस्त हैं उनसे भी हम जब बहस करते हैं, और यही बात होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या रिटायरमेंट उन्होंने इख्तियार कर ली है, तो उसका अब शायद उसके कुछ चीजों के अंदर सेंस ये समझ आती है कि जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूटी की बातें होती हैं, जैसे PMLN आज ये कहती है, और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कोट कर सकता हूँ कि इवन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती थी 2022 के अंदर, उस पे अगर किसी शख्सियत ने सबसे ज्यादा अंग्रेजी में पुट डाउन किया था तो मियां नवाज शरीफ साहब थे। तमाम तर मसाइल के बावजूद उन्होंने कहा कि इन्हीं को ही हमारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फील्ड मार्शल यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाएगी। सो मियां नवाज शरीफ साहब की उस जगह पे भी कंप्लीट ओनरशिप थी। अब उसके बाद आप देखिए बीच में गैप वैक्यूम जिसके ऊपर मैं आप हम सब बात करते रहे कि कहाँ है जी मियां साहब नजर नहीं आते, मियां साहब इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मियां साहब सहाफियों से नहीं मिलते। लेकिन अब जब 27वीं आईनी तरमीम होनी थी जिसमें एक और बड़ा फंडामेंटल चेंज आना था, उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ओनरशिप दी उसे। दूसरी बात यह है कि निजाम जैसे भी चल रहा है, शाहद आरिफ साहब आपका तजर्बा और इल्म मुझसे ज्यादा है, इसके जो दो बड़े सिग्नेटरीज हैं उनमें जो प्रिंसिपल सिग्नेटरी है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। ये जो गाड़ी की मलकियत आप समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब की है, चलाओ उसे शहबाज शरीफ साहब रहे हैं और को पायलट मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही है। फिलहाल कुछ ये सूरत हाल है। अच्छा मुनीब साहब, जो आपने जिक्र किया है इसमें ज़िमनी इंतखाबात ऑल दो पंजाब में लाहौर के अलावा बिल्कुल एक ओपन मैदान था मुस्लिम लीग नून के पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नंबर्स जो हैं वो किसी हद तक अपने इंटैक्ट किए हैं। जो उनका वोट है वो इम्प्रेशन नहीं आया कि वो टूटा है। तो कारकर्दगी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये कारकर्दगी है तो वफाकी हुकूमत की है या मरियम नवाज साहिबा की है? देखिए जब ये 2022 के अंदर PDM की हुकूमत आई तो वो तो जारी बात है उस वक्त वफाक के अंदर आई। कुछ चीजें जो शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे जाती है, उस वक्त हमारे हालात तो बहुत बुरे थे। वर्चुअली हम डिस्पैशनेटली अगर आप देखें तो आप बिल्कुल नोज डाइव पे थे। हमने वो कहते हैं ना कि एक बुलेट को डक किया था, डॉज किया था, जब हम एक डिफॉल्ट से बच गए। वो इमिनेंट था हालात जो नजर आ रहे थे। और उसके बाद जो हुआ जारी बात है उसमें बहुत से मसाइल है। फिर उस पर अभी रिसेंट जो IMF की रिपोर्ट आई जिसको मैंने आपने अब सबने डिस्कस भी किया, जो ओवरऑल हमारे निसाब की कबातों, चाहे वो SIFC के हवाले से हो और चीजों के हवाले से, उसे हाईलाइट करती है। बहुत सारी चीजें वफाक के लेवल के ऊपर की हैं जो शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे जाती जरूर है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो PMLN का पर्सनल जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो पंजाब है। और पंजाब के अंदर अगर कोई उम्मीद किसी को नजर आती है PMLN के वोटर को, या पंजाब के अंदर जो लोग जो जिन्हें आप कहते हैं वो स्विंग करते हैं या स्विंग में है कि जी कौन सी जमात यहाँ पर वापस कोई तरक्की कर सकती है, वो उनके लिए वायद बेस्ट बेट है कि वो मरियम नवाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। क्योंकि कुछ भी कर ले जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये कागजों पे लिखे हुए इनिशिएटिव्स नहीं है। पहले तो हमें लगता था ना कि दफ्तरों के लिए या दफ्तरी फाइलों के लिए चीजें कर दी जाती थी। बेशक मसाइल होंगे, 100% एग्जीक्यूशन के इश्यूज होंगे, फीडबैक इश्यूज होंगे, लेकिन बहुत कुछ किया गया है। जो मेरा क्योंकि एक रूरल बैकग्राउंड है, तो जो रिमार्केबल चेंजेस नजर आए हैं वो रिमोट एरियाज के अंदर भी नजर आए हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं हुआ या सिर्फ कागजों में काम हुआ है। काम भी हुआ है और बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे हुआ है। तो PMLN को अगर कुछ रिवाइवल की उनको उम्मीद है तो वो यही है कि जी हमारा रिवाइवल पंजाब से होगा और वो नवाज शरीफ की बेटी की वजह से होगा। तो आप समझते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन के नतायज हैं ये रिवाइवल है, या ये चूँकि PTI मैदान में ही नहीं थी और जहाँ वो मैदान में आने की कोशिश कर रही थी मौका ही नहीं मिला, तो ये इसको आप कोई बैरोमीटर करार नहीं दे सकते, पैमाना करार नहीं दे सकते? शाहद साहब, मैं समझता हूँ PMLN के वोटर सपोर्टर के लिए, या वो लोग जो चले जो जिन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो
को हार्ड कोर पीटीआई का वोटर है। जारी बात है, जो हार्ड कोर पीटीआई का वोटर है वो तो चाहेगा कि हर वक्त इमरान खान साहब को इक़्तिदार में हो या वही आए। लेकिन एक चीज जो बदकिस्मती से अटैच हो गई इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने पंजाब को उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत दी थी, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ सिलसिला गोगिया जो पंजाब के अंदर हुआ वो हमसे ढका छुपा तो नहीं है। यहाँ जो आज हुकूमत है या इसके अंदर पीएमएलएन का कितना रिवाइवल हुआ है, बिल्कुल हम ये इसके ऊपर पूरी डिबेट हो सकती है कि शायद ये मुकम्मल रिवाइवल बल्कि अभी उससे बहुत दूर है, लेकिन रिवाइवल जरूर शुरू हुआ है पीएमएलएन का यहाँ से। क्योंकि जो बेस्ट बेट है, मैं दोबारा कहूंगा, आप ओवरऑल देख लें, वो नजर आता है लोगों को कि ये नवाज शरीफ की बेटी ही बेस्ट बेट है, वही पीएमएलएन को अगर सेल थ्रू करवाए टिल द एंड। ठीक, अच्छा ये फरमाएं कि ये 18वीं तरमीम की अब बातें हुई हैं, तो आपके ख्याल में ये 18वीं तरमीम आसानी से हो पाएगी, हो जाए 28वीं तरमीम आसानी से हो पाएगी, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी, और 18वीं तरमीम के हवाले से एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो बिलावल साहब का मौक़िफ़ है वो पीछे हटेंगे उससे? देखिए, मैं शाहद आरिफ साहब, ये एक यकीनी तौर पर एक मुश्किल प्रोपोजिशन है। आपने दुरुस्त फरमाया कि बिलावल साहब की पोजीशन स्टेटेड है, वो कह चुके हैं, और यहाँ तक कि किसी का बाप भी नहीं ये कर सकता, मतलब उन्होंने बड़ी जलाली बयानात भी दिए। लेकिन देखिए, मैं इतनी बात आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि ये फैसला तो हो चुका है कि वफाक बैंकरप्सी की सूरत में जिंदा नहीं रह सकता, ये ऐसे नहीं चल सकता। ये कोई भी फार्मूला, ये एक एरोनियस फार्मूला है कि हर साल वफाक 700, 800, 1000 अरब माइनस से शुरू करे, और जो चाय की प्याली है वो भी कर्जों के पैसे की पिए, मतलब मिसाल के तौर पर जो दी जाती है, कि ये फार्मूला एरोनियस है। इसके हवाले से फैसला तो हो चुका है कि भाई इस फार्मूले को आपने बदलना है। अब वो आपको पता है कि हमारी सियासत में कुछ इंटरेस्ट भी एक्सचेंज किए जाते हैं, जहां स्ट्रॉन्ग आर्म करने की किसी को जरूरत होती है वो भी किया जाता है, जहां मामला जैसे आप कहते हैं कि जी मुझे एक ये अपने लिए किताब पसंद है, तो वो कहते हैं नहीं जी ये नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती ये किताब है, तो फिर वो आप कहते हैं कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो अवेलेबल है। आप जूता खरीदने जाते हैं, घड़ी खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार मुझे जो पसंद है वो नहीं, लेकिन वो दुकानदार आपको कहते हैं कि जी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। तो दोनों साइड्स के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन शायद वर्कआउट करें, लेकिन प्रिंसिपल एग्रीमेंट ये हुआ है कि ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। जी सही है। नहीं, लेकिन जो IMF की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उससे तो ये महसूस होता है कि हम ये निज़ाम चला सकते हैं अगर करप्शन और रूलिंग एलीट के जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, गवर्नेंस बेहतर बना ली जाए, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि NFC का आप फार्मूला तब्दील करें। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है शाहद आरिफ साहब, और ये सवाल देना भी वफाकी हुकूमत ने इसका जवाब है कि देखिए जी, अगर इसको विदहोल्ड करने के लिए कहा गया या की गई 2-3 महीने, तो क्यों की गई? इसमें से कौन से पार्ट्स ओमिट करने के लिए वजारत खजाना ने कहा? ये सवालों के जवाब तो जाहिर बात है जो हुक्मरान है उन्होंने देने हैं, लेकिन और भी बहुत से सवालात उसके ऊपर उठाए गए जो इस रिपोर्ट के अंदर है। बट बात वही है कि इस रिपोर्ट, ये तो रिपोर्ट जाहिर बात है अब हमारे सामने कुछ 2 हफ्ते पहले आई, फिर इसके ऊपर हम सब ने इसको डिस्कस किया, प्रोग्राम्स किए, इसका तो जवाब हमें यकीन मानिए अभी तक नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा, लेकिन जो असल बात है जिसका ताल्लुक 28वीं तरमीम से है, वो जवाब मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि ये तो होना है जी। अच्छा, इसमें अगर ये 28वीं तरमीम आती है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि बल्दियाती निज़ाम को भी एड्रेस किया जाएगा और नए सूबों की तश्कील भी इसी 28वीं तरमीम में हो पाएगी, या उसके लिए 29वीं का इंतज़ार करना पड़ेगा? शाहद आरिफ साहब, मुझे इस वक्त कोई सूबों के हवाले से कोई सिंसियर एफर्ट, या चले मैं सिंसियर एफर्ट तो शायद गलत लफ्ज़ हो, मैं समझता हूँ कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। अच्छा। ये एकेडमिक डिबेट्स तो हो सकती हैं, मैंने देखा है इसमें बड़ी कदावर शख्सियात हैं, जैसे मियां आमिर महमूद साहब इसके ऊपर बड़े अच्छे प्रोडक्टिव सेशंस करवा रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इसके ऊपर फोकस ग्रुप्स को भी एड्रेस किया है। एक उनके पास एक बड़ी वेल रिसर्च और वेल थॉट आउट एक पूरा एक चार्टर है कि वाई मोर प्रोविंसेस फॉर पाकिस्तान, वो ठीक ठाक उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की है, और आई वुड से कि काफी कुछ इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। बट यहाँ निज़ाम हुकूमत के अंदर तो इस पर कोई बात नहीं हो रही
कि नहीं ये ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, मे बी सम टाइम डाउन द लाइन, लेकिन इस वक्त तो इट इज नॉट ऑन द एजेंडा। जी सही है। अच्छा मुनीब साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहरीन के दौरे पर हैं, क्या मकसद है इस दौरे का, और क्या जो गजा अमन मंसूबा है उससे भी कोई ताल्लुक है इस दौरे का? देखिए, जो गजा का अमन मंसूबा है उसके अंदर पाकिस्तान की अहमियत इतनी है, जारी बात है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है। जो उसके अंदर लीड रोल है, मैं नहीं समझता, मतलब मैं जाती तौर पर कन्विंस नहीं हूं कि पाकिस्तान उसके अंदर को बहुत लीडिंग रोल लेने जा रहा है या हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल पीस प्लान हमारे सामने जो बाद में आया उसके ऊपर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी तो रिजर्वेशन मौजूद है। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन तो ये है कि हमें तो प्री 1967 सेटलमेंट हमें तो चाहिए, और हम तो उसको एग्री करते हैं। जबकि जो ऑफर किया जा रहा है वो तो एक बिल्कुल ही अजीब सा फॉर्मूला है, शायद उसके करीब भी नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शायद ये बात कुछ लोगों को बुरागवार गुजरे कि शायद हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं कि प्री 1967 यानी 1967 से पहले की जो सेटलमेंट है शायद वो अब मुमकिन हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन इसमें एक बहसियत इस्लामिक न्यूक्लियर रियासत के, एक ताकतवर इस्लामी मुल्क के तो है, लेकिन कोई हम बड़ा एक्टिव रोल आगे बढ़कर अभी उस तरह से प्ले नहीं कर पा रहे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है उसके मंदरजात बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मैं समझता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, लेकिन मरियम और शहबाज तो मुझसे आगे निकल गए हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे। दूसरा, इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं, उन्होंने यही कहा कि जो बानी पीटियाँ हैं उनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने उनको लाया, तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। ये क्योंकि आप जानते हैं, आप समझते हैं मियाँ साहब के मिजाज को, ये उनके मिजाज के से लगा खाती हैं बातें या खिलाफ मिजाज ही हैं? नहीं, खिलाफ मिजाज तो नहीं है। ये तो पहले भी बात आती रही है कि जो 2013 का इलेक्शन था, जब ये जीते थे, उस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी ये ले गए थे, तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि इसमें अहम किरदार मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पंजाब में परफॉर्मेंस का है। जीते भी ये पंजाब से ही, वोट तो ज़्यादा पंजाब से लिए थे। तो फिर 24 में भी यही कहा गया, 24 के इलेक्शन में भी, कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट नतीजा निकला है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मरियम साहब, अब असल में जो बज़ाहिर नज़र आती है बात, जो मुनीब साहब भी कह रहे थे कि वो एक कायदाना किरदार उनका मुस्लिम लीग में तो है। ज़ाहिर है वो एक बेटी के वज़ीर आला के बाप हैं, एक वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं, लेकिन अमलन वो सियासत हवाले कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज़ साहिबा के। बल्कि सियासत शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर चुके हैं, पार्टी वो मरीम नवाज़ के हवाले कर चुके हैं। और वो समझते हैं कि उनको जितना प्रमोट किया जाएगा, ख़ासतौर पर मरीम को, उतना ही मुफीद होगा। ख़ानदानी सियासत और जो ख़ानदानी हुकूमत है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि अगर ये कमज़ोर होंगे तो फिर पता नहीं, मेरा तो कोई चांस है या नहीं है, लेकिन नहीं, वैसे अब तो उनका चांस है, नंबर तो पूरे हो गए। नहीं, नंबर तो हुकूमत जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की बनी है उस तरह इनकी भी बन सकती थी। नंबर का तो मसला नहीं था ना पिछले साल भी, 2024 के इलेक्शन के यानी बाद। अब इरशाद साहब ये समझा जाए, मुल्क में आए ही भी वज़ीर आज़म बनने के लिए थे, और उन्होंने तो इश्तार भी छपा दिए थे, सारे अखबारात ने, फिर सबसे ठीक करेंगे, ये टैगलाइन थी उसकी। सब कुछ था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिख दिया गया था, उसके बावजूद नहीं बने। इसका मतलब ये है कि मसला ना वोटों का था, ना तादाद का था, मसाइल कुछ और मसला थे, गुल का था। और अब भी मेरे ख्याल है वो मसाइल मौजूद हैं। हाँ, ये नवंबर के बाद दिसंबर में ये मसला ख़त्म हो जाए, नवाज शरीफ साहब की बारी लग जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता।
नहीं, ये आप इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे assess कह रहा हूँ हैं? कि जो आपका सवाल था उससे मुझे आया कि मुमकिन है आपके पास इंफॉर्मेशन, आप इस्लामाबाद पिंडी का चक्कर लगा के आए हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी इंफॉर्मेशन हो। तो मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि हो सकता है अब चांस बन जाए। अभी तक तो उनका नहीं, ऐसी सच कोई इस बात में पुख्तगी अभी तक तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है यहाँ इस मुल्क में। नहीं, मैदर पंजोता साहब नहीं हो सकता। नहीं, मैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वकील रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुक्रिया नईम साहब आपका। रात गए तक आप धरना देते रहे, फिर अचानक वो धरना ख़त्म कर दिया, श्योरिटी क्या मिली और किसने दी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया जी। देखें 11 घंटे ये धरना रहा, और धरना क्यों रहा? इस वजह से रहा कि इमरान खान साहब इस वक्त 22 दिन से आइसोलेशन के अंदर है। हमारी किसी की भी वकला हो या फैमिली हो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अदालतें जो है एक्शन नहीं ले रही, अदालतें अपने हुक्मनामे जारी करके उस पर अमल नहीं करवा रही, और वहां पर खड़े पुलिस एहलकार कहते हैं जी कि ऊपर से हुक्म है कि आपकी मुलाकात नहीं करवानी। अगर थोड़ी देर वहां बैठ जाएं, वहां खड़े हो जाएं, उसके बाद कहा जाता है कि आप बेशक बैठे रहें, जब फैसला हो गया तो आपकी मुलाकात नहीं होगी। इस महीने तो बिल्कुल नहीं होगी, अगले महीने शायद जाकर हो जाए क्योंकि कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो आपके पास बैठने के अलावा क्या हाल है? वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि देखें जी यहाँ पर जाकर तमाशा लगाते हैं, फलां करते हैं, ये करते हैं। भाई तमाशा क्यों हमने लगाना है? आप इजाजत दें। इमरान खान सियासी कहती हैं, बेगुनाह कहते हैं, उनकी अहलिया बेगुनाह कहते हैं। आप मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे और उसके ऊपर उल्टा बयानबाजियां कर रहे हैं। नवाज शरीफ जब जेल में थे कभी किसी ने पाबंदी नहीं, लगाई रात नईम साहब रात क्या हुआ? क्योंकि आपकी तरफ से ऐलान था कि जब तक मुलाकात नहीं हो जाती हम धरना देकर हम बैठे रहेंगे। देखिए, आप पहले धरना भी रात के खत्म किया, बताते हैं जी। पहले कहा गया कि पूछ के बताते हैं, बाद में कहा गया कि अब इस महीने मुलाकात नहीं होगी, अगले महीने होगी। अब 26 नवंबर आज है, हमारे शहीद हुए, जख्मी हुए, हमारे कारकुनान को जेलों में डाला, तो हम वो मना रहे हैं, हम उनके साथ ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, पूरे मुल्क में खत्म हो रहे हैं तो इसलिए हमने मुलतवी किया। अगले मंगल को हम आएंगे और फिर उठेंगे नहीं जब तक मुलाकात नहीं होगी। नहीं, आपको कल जो अलीमा खान का मैं बयान सुन रहा था वो ये था कि अगले मंगल को मुलाकात कराएंगे, ये यकीन दहानी कराएगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अगले महीने की बात है, अगले महीने की बात है, अगले हफ्ते की बात नहीं है। अगले हफ्ते जो है, अगला महीना जो है शुरू हो जाएगा ना। अगले जो हफ्ता है वो 2 तारीख बन रही है, तो दिसंबर का महीना है। तो दिसंबर के महीने की बात की जा रही थी कि महीना क्या ये महीना तो ये लगता है ना कि अगले महीना तो महीना पूरा होता है ना। चलो, इसका मतलब है कि लेकिन आपको यकीन है कि अगले मंगल को मुलाकात करा दी जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये राइट हमारे, हमको भीख नहीं मांग रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 मेंबर बेंच का फैसला है कि मंगल को वकला फैमिली मिलेगी और जुमरात को रुफका मिलेंगे। अब कल रुफका की लिस्ट भिजवाई गई है, आप देख लीजिएगा कि वजीर आला 8वीं दफा जा रहा है, वहां पर खड़ा होगा, उसकी मुलाकात 7 दफा नहीं करवाएगी। आप कल भी देखिएगा यही सूरत हाल होगी। तो पाकिस्तान में कानून और आइन नाम की तो चीज ही नहीं है। नहीं तो कल वजीर आला साहब क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, कल वजीर आला साहब को ये बताया गया कि वहाँ जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। वहाँ जैसे आपने देखा कि 9 मई को हमारे खिलाफ हुआ, जैसे देखा कि 26 नवंबर को हुआ, जैसे देखा कि कश्मीरियों के खिलाफ किया गया, जैसे देखा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ये माहिर हैं। इमरान खान को वहां से ट्रांसफर करके किसी और जेल में भिजवा दें, कोई ऐसी कार्रवाई कर दें जिससे किसी का नुकसान हो जाए, तो इसलिए वो नहीं है। नहीं, तो ये तो आइंदा कल भी हो सकता है पंजोता साहब, ये तो आने वाले कल में भी हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो नहीं आएंगे अब? तो कल भी वो नहीं आएंगे? नहीं, देखें, इतलात उनको मिली, जब उनको इतलात मिली, आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर रहे थे कि अडयाला जेल के ऊपर हमला कर दिया गया है। तो इस तरह का नैरेटिव पहले ही बनाया जा रहा था कि हमला कर दिया गया है, तो उन्होंने अपने स्टाफ के जरिए इंफॉर्मेशन ली, तो उनको बताया गया, तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया। ये नहीं है कि उन्होंने बहनों को तनाव छोड़ा, पहले भी बहनों के साथ खड़े रहे, 7 दफा आए। वो तो एक सहाफी ने ट्वीट किया तो वो कल फिर कर देंगे, तो हर बल्कि हर जिस दिन आना होगा उसी दिन कर दिया करेंगे। देखें, बात यह है कि सुहेल अफरीदी कल भी आएंगे, पहले भी आए, नेक्स्ट भी आएंगे। सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट का हुक्म है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, ये जो आइन कानून तोड़ रहे हैं, इनसे सवाल कीजिए, ये बदमाशी हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि जो सूरत हाल अब लग रही है, अगले मंगल को भी मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या फिर वो धरना होगा? अगले मंगल को भी नहीं मुलाकात कराते तो हम धरना दे देंगे और हम नहीं उठेंगे जी। हमारा यही फैसला है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, सही है। ये पार्टी ने फैसला कर लिया है या ये आप अपने तौर पर आपका अंदाजा है?
एक मेरा लीडर है, मेरी मुलाकात नहीं करवाते तो मैं हक रखता हूँ धरना दे दूं। अब पार्टी जो है वो बिल्कुल अपनी बहनों के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को आइसोलेशन में डालेंगे तो सारे आकर वहां बैठेंगे, कल भी बैठे हुए थे, अगले मंगल को भी इतना बैठेंगे कि जब तक मुलाकात ना हो जाए हम नहीं उठेंगे। चेयरमैन भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे, अलामा राजा नासिर भी थे। 2 बजे तक तो बहुत सारे MPs MNAs बैठे रहे, हम सारे बैठे रहे। नहीं, मैं इसीलिए पंजोर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पार्टी ने अपनी कोर कमेटी में या किसी फोरम पर फैसला कर लिया है, या आपका एक अंदाज़ा है या आपका ज़ाती ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखें, पार्टी जो है वो सारी कल मौजूद थी, सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह के जो बाकी मेंबर हैं अलामा राजा नासिर साहब वो मौजूद थे, और वहाँ ये सारी गुफ्तगू हुई कि नेक्स्ट मंगल हम आएंगे और तब तक धरना रहेगा जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। अच्छा, सही है। अच्छा, अब राजा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी हम आईनी अदालत का बायकाट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सरबराह हैं पार्टी के, मौजूदा चेयरमैन हैं गौहर अली खान साहब, वो पेश भी हो रहे हैं, बाकी वकला भी पेश हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी कोई फ़ैसला हुआ है कि अब आपने बायकाट करना है या आईनी अदालत में आप पेश होंगे और मुकदमात लड़ेंगे और देखेंगे क्या फ़ैसले आते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ताहयात चेयरमैन जो है इमरान खान है कि उनकी तरफ से आर्जी चेयरमैन लगाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जहां आईनी अदालत की बात है तो आईनी अदालत का काम क्या है? आईनी अदालत का काम यह है कि आइन की तशरीह करना। तो क्या यहाँ पाकिस्तान के अंदर आइन रह गया? क्या पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है? पाकिस्तान के अंदर तो आइन रह ही नहीं गया। तो हम बाइकआउट की जहाँ बात की जा रही है, बाइकआउट देखें, वहाँ मुकदमात के अंदर हमारा कुछ जरूरी मुकदमा लगता है तो वहां जाकर पेश होना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे लिजिटिमेट करार दे रहे हैं। काजी फाइज अफसर के सामने भी हम पेश होते रहे, बल्ले का निशान भी लिया। क्या हमने कहा कि इसने ठीक फैसले दिए, हम इसको मानते हैं? अमर फारूक साहब के ऊपर हमने अदम एतमाद किया, दरखास्तें दी, उन्होंने फिर भी अपने पास मुकदमात लगाए। हम इमरान खान की दरखास्तें जो हैं वो बगैर जो है वो लड़े खारिज तो नहीं करवाएंगे कि अदम पैरवी के ऊपर खारिज करवा दिए तो हम पेश किसी अदालत में भी होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको लिजिटिमेट करार देते हैं। हम कहते हैं कि 27वीं तरमीम भी गलत हुई, 26वीं तरमीम भी गलत हुई। ये आईनी अदालत जो बनाई गई है, आईनी बेंच बनाया गया तो तादाद में इजाफा हुआ। तो आईनी अदालत बनाने का मकसद ये था कि ऐसी अदालत बनाई जाए जो लोगों को के बुनियादी हकूक ना दे, वहां ऐसे जजेस बिठाए जाएं जो मंजूर नजर हो, और वो आपने देखा। अच्छा, ये हमारा मकसद ये नहीं है कि आप बायकॉट करें या ना करें। मेरा पूछने का मकसद ये है कि ये आपके सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया है, जब आपने पेश होना है और आपकी मंतक है उसमें कि भाई हमने आदमी पैरवी पे मुकदमा खारिज नहीं कराने, तो फिर ये बात करनी कि जी बायकॉट पर सोच रहे हैं या बायकॉट करेंगे अदालत का, तो इसकी क्या मंतक है? देखिए, इस हवाले से कि कोई हमारा इस पे मौक़िफ़ आता है कि हम बाइकआउट करें, क्योंकि एक ये भी गुफ्तगू थी कि सारी अदालतों का बाइकआउट कर दिया जाए, क्योंकि अदालतों के अंदर पेश होने का तो फायदा नहीं है। हम पेश होते हैं, वो सजाएं पे सजाएं दी जा रहे हैं, इंसाफ नहीं है। इंसाफ, अब मेरे ऊपर 22 मुकदमे हैं, कहीं पर मैं आपको नजर आता हूँ कि मैंने हमला किया हो पुलिस के ऊपर, दहशतगर्दी की हो, डकैती की हो, चोरी की हो, जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल के अंदर जब हम अदालतें इमरान खान के केसेस नहीं लगा रही, जमानतें नहीं दे रही, इंसाफ नहीं हो रहा, तो उस तनाज़ुर में गुफ्तगू होती है कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। उस तनाज़ुर में उन्होंने बात की कि बाइकआउट का भी सोच सकते हैं कि बाइकआउट किया जाए, लेकिन अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पेश होते हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम उसे जायज करार दें। पंजोता साहब, आप अब जो आपके बाइकआउट की तारीफ है उस पर भी बहुत एतराज़ात हैं। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन का एक जानिब आपने बाइकआउट किया, फिर इलेक्शन लड़ा भी। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की है अपने नौमुंतखब मेंबरान असम्बली से। उन्होंने कहा कि झूठ और बदतमीज़ी की सियासत दफन हो गई है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है झूठ और बदतमीज़ी को। और फिर बाइकआउट पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये कैसा बाइकआउट था कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी। सो क्या डेफिनेशन है बाइकआउट की? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आ गई है, मरीम नवाज ने खुशहाली ले आई है, तो फिर एक इलेक्शन फेयर ही करा दें। आप देखें कि 11 हलकों के अंदर, यानी टोटल 12 हलकों के अंदर 13 जगहों पर इलेक्शन हुआ, और 12 हलकों के अंदर इलेक्शन इस वजह से हुआ कि वहां पीटीआई के लोगों को सजाएं दी गई थी। इमरान खान ने बिल्कुल बाइकआउट किया। एक हरीपुर की हद तक बात की जाए तो वहां इजाजत लेकर जो उन्होंने आगे वो बढ़े और इलेक्शन किया। बाकी ओवरऑल हमारा बाइकआउट था। लाहौर के अंदर भी हमाद अजहर के वालिद फौत हुए थे, इलेक्शन लड़ा। बात यह है कि क्या आपने देखा कि फेयर इलेक्शन हुआ? 6% टर्न आउट हुआ है जहां पर पीटीआई ने कंटेस्ट नहीं किया, 5 से 6%।
तो ये नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रहा कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। 50% जनरल इलेक्शन के अंदर टर्न आउट था, 5% क्यों हुआ है? 45% लोग निकले ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। सारा दिन वहां पर कबूतर उड़ते रहे, जो नवाज शरीफ साहब जलसे के अंदर कबूतर उड़ाते हैं, और कबूतर ही फिरते रहे। वहां पर वोटर नहीं था। 5 वोट एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर लेडीज ने 3 बजे तक कास्ट किए थे, और शाम को अपने 5% के साथ गाड़ी पे खड़े होकर तलाल चौधरी यूं कहते हैं, ओ जी हम जीत गए, हम जीत गए। यार शर्म आना चाहिए। पहले आपने एक जेली सजा देकर एक बंदे को डिस्क्वालीफाई किया, और फिर यकतरफा वाम लड़के 5%, वो भी मस्जिदों के अंदर ऐलानात करवा के, ACDCs के जरिए बाजारों को बंद करवा के आपने लोगों को कहा कि आए जी वोट कास्ट करें, और 5% वोट कास्ट हुए। 45% ने आपको रिजेक्ट किया, तो आपकी जीत कहां पर है? आपको कहाँ लोगों ने कबूल किया? लोगों ने राय दे दी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको। पंजोता साहब, ये तो उनका है, वो 5% वाली तो खैर मेरा ख्याल है मुबालगा आ रहा है, 15% की शरह आ रही है। लेकिन बहरहाल ये फरमाएं कि अब आपने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, वहाँ जो नतायज आए, असद कैसर साहब कहते हैं कि जी, और गौहर अली खान साहब कहते हैं कि जी इसका मतलब है कि हमें हमारा मैंडेट कभी नहीं मिलेगा। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या बाइकाट ग्रुप जो कहता था हर सीट पर बाइकाट किया जाए, उनकी राय मजबूत सामने आई है, प्रिवेल कर रही है, या आप फिर भी अगले इलेक्शन में जो भी ज़िमनी इलेक्शन होगा आप हिस्सा लेंगे? देखें, पहली बात यह है कि बाइकआउट का मकसद था कि हमने ये कहना है कि हम एहतजाजन बाइकआउट करें, हम सजाओं को जायज करार नहीं दे रहे। उस बाइकआउट का आपने देखा कि वहां लोग ही नहीं निकले, तो ये सारे एक्सपोज हो गए कि कितनी इनकी मकबूलियत है। फिर डब्बों में वोट डालकर 13% रिजल्ट बनाकर, हालांकि 20% से कम हो, तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं हुआ, ये रिजल्ट आ गया। दूसरा ये है कि लाहौर हो या हरीपुर हो, धांधली की गई हमारी तरफ से। KP के अंदर तमाम उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड थी, किसी के जुलूस पे, जलसे पे पाबंदी नहीं थी, किसी को उठाया नहीं गया, किसी को दबाया नहीं गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उस मामले के अंदर मुदाखलत नहीं की। DROs और ROs ने फॉर्म जेली 45 बनाकर उन्होंने अपलोड कर दिया। हालांकि नईम साहब, आपकी पार्टी से ये सवाल उठ रहा है, आपकी पार्टी से ये सवाल उठ रहा है कि लाहौर में आपकी जो मरकजी क़यादत है उसमें से कौन सी लीडरशिप आई जिसने आके कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई जलसा या कोई गैदरिंग करने की कोशिश की और उसको रोका गया हो? कौन है? कोई एक शख्स का नाम बता दें जिसने आके लाहौर में। उमर अयूब साहब गए, सॉरी उमर अयूब कह रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब गए, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जाकर वहाँ बातचीत भी की, गुफ्तगू भी की, प्ले कार्ड भी लेकर वो घूमे। किसी एक जगह के ऊपर जलसे की, जुलूस की, रैली की इजाजत नहीं थी। इस वक्त भी सहाफी आगा सरवर जो हैं वो हिरासत के अंदर हैं, हालांकि वो कवर कर रहे थे, वो एक्सपोज कर रहे थे। उमर दराज गोंदल सुबह सुबह गए, उन्होंने कहा जी कि मैंने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे कार्ड दिया है, उनको धक्के देकर पुलिस ने बाहर निकाला कि आप कवर ना करें। हमारे वहां पे MPAs को, यासिर हमारे हैं वहां, उनको वहां से उठाया गया और हिरासत में लिया गया। कारकुनों को घरों के अंदर रेड करके हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमें बल्ले का निशान नहीं दिया गया। अगर आपकी इतनी मकबूलियत है तो भाई आए, निशानों को छोड़ें, दें बल्ला, और उधर से आप भी आए, जलसे की भी इजाजत दें, रैली की। ये नहीं KP में हम जलसे करते रहे हैं और पंजाब में हमने नहीं करना थे जलसे, ये कैसी मंतक है? हमने जलसे की इजाजत नहीं दी, लेकिन KP में इनको इजाजत थी। लेवल प्लेइंग फील्ड हमने दी, इन्होंने नहीं दी। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लेकर बैठे हुए थे, पुलिस वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत उठाकर लेकर वहां से चले गए। तो इस तरह का इलेक्शन अगर आपने कराना है और कहना है कि हमारी मकबूलियत है, और वो जो इसको कबूल कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हमने 35 साल के अंदर कुछ नहीं किया, इसी वजह से लोगों ने हमें मुस्तरद किया। पंजोता साहब बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब बहुत शुक्रिया। वक्त का एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो लेबर फोर्स सर्वे है उस बारे बात करेंगे। वो बता रहा है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये कौमी लेबर फोर्स सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें 0.8% इजाफ़ा हुआ, यानी 2020-21 के मुकाबले में ये अब 7.1% हो चुकी है। 59 लाख लोग पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गार हैं।
बुनियादी सवाल ये है कि मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी है, करेंसी डिप्रिसिएशन भी नहीं हो रही, रुपी डॉलर पैरिटी भी अपनी जगह कंसिस्टेंट है, लेकिन ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 24वीं बार है कि आप IMF के साथ इंगेज्ड हैं और एक स्टेबलाइजेशन में हैं। जो आपने कहा एक स्टेबिलिटी है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एक मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल हो गई है, यानी कि अफरात ज़र कम हो गई है, कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया यानी कि कमी आ गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया है, आपका जो अंदरूनी खसारा है वो भी एक नुमाया टैक्स में बढ़ोतरी करके वो भी बेहतर हो गया है, यानी कि मालियाती खसारा 7-7.5% से 5.5% के इर्द गिर्द आ गया है। और आखिरी एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाकर यानी कि कॉस्ट ऑफ रिकवरी की मुहिम पर जाकर आपने कुछ एनर्जी की जो सर्कुलर डेट का बिल्डअप है उसको कर्टेल कर लिया है और वो जो बिल्डअप है उसको फिस्कलाइज कर लिया, यानी कि बजट से उसकी पेमेंट भी आप कर रहे हैं। ये है इन अ नटशेल जो इस वक्त स्टेबलाइजेशन इन इफेक्ट है। जो भी मुल्क IMF के साथ एंगेज होता है स्टेबलाइजेशन आ जाती है, पाकिस्तान में भी आ गई है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि ये मैक्रो एनवायरनमेंट ग्रोथ के लिए साजगार है। पहली तो ये बात भी समझें, अगर हायर टैक्सेस का निज़ाम है, 45% मैन्युफैक्चरिंग पे है, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, हायर इनकम कमाते हैं, 38.5% आप पे है, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा हुआ है, इससे लोग जो बाहर की प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं कि CVT की वजह से, GST 18% पे है। इस चीज़ को सोचिए कि ये निज़ाम जो है एक हाई टैक्सेस से जो स्टेबिलिटी आई है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मैक्रो एनवायरनमेंट इवन गुड फॉर ग्रोथ। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो ग्रोथ के फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में, हाई एनर्जी कॉस्ट इंडियन एफिशिएंसी, पाकिस्तान का रेगुलेटरी निज़ाम जो कि बहुत ही जैसे कहेंगे ना एक तरह से रोकता है विद अ लॉट ऑफ कम्बरसम, जैसे कहेंगे आपके पास एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमेशा ये बात हुई है और कई दफ़ा ये बात हुई है कि वो उस तरह का नहीं है कि लोग आसानी से फ्रिक्शनलेस यानी कि बार बार अपना शनाख्ती कार्ड वेरीफाई ना कराएं। एक आसान मिसाल देता हूँ, वो ना करानी पड़े। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो SOEs हैं वो चूंकि ब्लीड कर रही हैं, वो एक बजट पे भी ड्रेन है और वो एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री पे भी ड्रेन है। अच्छा। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पैदावारी सलाहियत है मुल्क की, जिसका मतलब एग्रीकल्चर में भी मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बहुत कमज़ोर है कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो आप दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका एक्सपोर्ट टू GDP 10% पे रह जाता है। आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन कमज़ोर है। वो किस तरह कमज़ोर है? आपके 52 लाख के करीब SMEs है पाकिस्तान में, 1.25 लाख से जायद के पास जो है फॉर्मल फाइनेंस नहीं है। अब वक्त यह है कि ये मैक्रो एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट की है, पहले तो इसको ईज ऑफ करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करते हुए इस स्टेबिलिटी जो इस वक्त है आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और अभी हमने ये भी नहीं बात की कि जो आपकी एक्सटर्नल टेल विंड है उसको भी यूज कीजिए। 19% टैरिफ है वहां पर अमेरिका में, आपको UAE में रसाई है एग्रीकल्चर की, आपको KSA के साथ। डॉक्टर साहब जो आप ये एक आप फरमा रहे हैं ये लेबर फोर्स के हवाले से कि रोज़गार के मौके जो हैं वो बढ़ नहीं रहे। एक तरफ ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं और सनती शोबे में कम हो रहे हैं, यानी सर्विसेज में बेहतर मौके हैं, ज़राअत में बेहतर मौके हैं। एक तो सनत में क्यों कम हो रहे हैं? दूसरा ये है कि एक तरफ ये हालत है, दूसरी तरफ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अपने तौर पर कोशिश करके वर्क वीज़ा मिलता है, उनको एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया जा रहा है। तो ये क्या तजाद है? हुकूमत क्या चाहती है आखिर? सो दिस इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट राइट। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से इरशाद साहिब कंपेटिटिव नहीं है। कंपेटिटिव का क्या मतलब है? अगर बिजली आपकी अनरिलायबल और महंगी होगी, लेबर उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, मशीनरी सारी इंपोर्टेड होगी, इवन रॉ मटेरियल लाइक कॉटन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप मुझे खुद समझा दिए ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग पहले 17-18% थी GDP का, वो गिर के 11-12% पे आ गई है ऑफ द GDP, और सर्विसेज ने उसको टेक ओवर कर लिया है। सो अब ये बार बार की मैक्रो इंस्टेबिलिटी आपके पॉलिसी रेट को 22% पे ले जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है, सो लोग क्रेडिट लेना कम कर देते हैं। अब इस सारी चीज का जो रिवर्सल है वो मैक्रो स्टेबिलिटी ने तो दिया है आपको कि रेट 11% पे आ गया, बट उसको आपने जब तक स्ट्रक्चर सोसाइटी का, सिटीज
एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ, एग्रो प्रोडक्टिविटी की बेहतरी। अब ITES की एक्सपोर्ट पिकअप तो हुई है जरूर, पर अगर आप कहें कि इसको 5-6 अरब डॉलर पे ले जाना है, तो जो लेबर है ITES की, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो 40,000 पाकिस्तान में आते तो हैं, पर काबिल 10,000 ही हैं। सो उनको बेहतर करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग को अगर ठीक करके कंपेटिटिव बनाना है, और अपनी इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जो है ना वो डिपेंडेंट हो गया है गवर्नमेंट पे, यानी कि एक तरह से हमारा जो ये जो एलीट है ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये आउटवर्ड लुकिंग नहीं है, ये इनवर्ड लुकिंग है, और ये सब्सिडीज पे समझता है कि हम डिपेंड करके शायद इंडस्ट्री चला लेंगे। ऐसा होगा नहीं। दुनिया में जिन मुमालिक ने भी तरक्की की है, मैंने बहुत सी चीजें पब्लिक सेक्टर की रखी हैं, खुद जो प्राइवेट सेक्टर है वो आउटवर्ड लुकिंग होता है, तो वो जूती, वो चिप, वो घड़ी, वो मशीनरी बनाता है जो दुनिया में बेची जा सके। आप टेक्सटाइल लेदर से निकल नहीं पा रहे कि आप कोई और काम कर सके, और उधर से निकलते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट या बाहर मुल्क चली जाती है, या आप अगेन पाकिस्तान के अनप्रोडक्टिव नॉन ट्रेडेबल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं प्रॉपर्टी सेक्टर में चले जाते हैं। सो अब आप खुद बताइए ना कि ये कैसे। डॉक्टर साहब आपने वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जिक्र किया, वो तो बड़े गंभीर हालात हैं उनके पिछले 1.5-2 सालों से ही, लेकिन जो एग्रीकल्चर की आपने बात की है, पिछले 6 महीने में, 1 साल में सैलाब भी आया, गवर्नमेंट की जानिब से जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी उस तरह की नहीं हैं पहले जिस तरह गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी गंदम वगैरह, फिर जो ज़रूरी टैक्स है उसका भी निफाज हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में एग्रीकल्चर में जो रोज़गार है वो उस तरह कम नहीं हुआ। दैट मीन्स कि अभी भी वहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, और एनर्जी के अलावा कोई और भी रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग की जो डिक्लाइन है? सो लेट मी आंसर दी। सो काश भाई, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी 2 थॉट प्रोसेसेस है पाकिस्तान में, और अथॉरिटीज भी यही समझती हैं। मैं हैरान होता हूँ कभी भी एक्सपर्ट्स बात करते हैं, लो यील्ड फूड सिक्योरिटी फोकस, ये है पूरा एग्रीकल्चर पाकिस्तान का। अब इसको चेंज करना है टू अ हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजन। पाकिस्तान 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, और 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, और आप साथ कहते हैं हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। सो क्रूशियली दिस एफर्ट हैज टू बी लेड बाय द प्रोविंसेस। अब प्रोविंशियल लीडरशिप्स को इसमें टेक्निकल एफिशिएंसी लानी है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन करनी है, मॉडर्न कैनाल सिस्टम्स बनाने हैं, सीड एक्ट ठीक करना है, हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटीज लानी है, और जो हमारा किसान है उसको, जो हमारा प्रोग्रेसिव किसान है उसके पास लेके जाना है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।